महत्वपूर्ण है। दिनेश जी। मैं आता हूँ ओम सैनी जी के पास। पहले जुड़ गए थे, बीच में उनका ऑन ऑफ चल रहा है, बीच में सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम सैनी जी, आप तक आवाज आ रही है मुझे उम्मीद है। मोदी जी बहुत तेज गति से भाग रहे हैं, इतनी तेज गति से भाग रहे हैं कि कभी कभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल होता नहीं है, तो मैं विवेक देशपांडे जी की भाषा के अंदर उसका आंसर देना चाहूंगा कि अमर अकबर अंतरी का एक डायलॉग है सर, अमिताभ बच्चन का, शायद मुझे लगता है कि इतना तेज तो आदमी लाइफ में दुष्ट टाइम भागता है, इतना तेज तो आदमी लाइफ में दुष्ट टाइम भागता है। ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो, यहां ओलंपिक का रेस तो नजर नहीं आता है, वो 2036 का लेने के चक्कर में है, लेकिन यहां पुलिस का केस अगर ये चलेंगे तो जरूर होगा सर। तो ये मुझे लगता है अमिताभ बच्चन का डायलॉग जो है कि इतना तेज तो आदमी लाइफ में दुष्ट टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। सर कहते मैं इम्पेशेंट हूं, ये कई बार इन्होंने शब्द कहे अपने भाषणों में, मैं इम्पेशेंट हूं, भारत की प्रगति को लेकर इम्पेशेंट हूं। और जयशंकर की बात हुई तो जयशंकर कहते हैं 2014 के पहले भारत में कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं था, हमें चीन से सीखना पड़ेगा कि विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किसको कहा जाता है। कभी कभी सोचता हूं, या तो सारी जिंदगी ये जो आदमी जो पहले विदेश सचिव रहा है, आइदर ही इज ए सेंसलेस और ए ब्रेनलेस पर्सन, कि किसने उसको विदेश सचिव बनाया होगा, अब वो विदेश क्या कहते हैं मंत्रालय संभाल रहा है। तो ऐसे ऐसे बुद्धिहीन लोग जो आएंगे तो भारत का भविष्य क्या होगा। यानी कि 2014 के पहले उधर से कंगना रनौत आके कह गई 2014 से पहले भारत में था क्या, भारत तो आजादी 2014 में हो, और ऊपर से ये भी कह बैठी कि हमारा तो एजेंडा ही हिंदू राष्ट्र का है, हमने तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही बनाना है। तो अल्टीमेटली जो मोदी जी कहने से बचते रहे हैं उसको कभी ये कह देती हैं, कभी अनंत हेगड़े कह देते हैं, कभी कोई और आके कह देते हैं। अल्टीमेटली हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, वो जो इनका विभत्स चेहरा है वो बाहर तो निकल कर आ ही जाता है। ओम सैनी जी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसे लोग भी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उदार हृदय वाले भी हैं। ऐसी बात नहीं कि सब लोग कट्टरवादी, कई उदार भी हैं, एंड दे फील आइसोलेटेड, और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उबल रहा है, एक ज्वालामुखी तो है। लेकिन हाँ, मोदी जाएंगे तो एक अनाथ और एक लावारिस बीजेपी जरूर पीछे छोड़ के जाएंगे। ओम सैनी जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी बने और कांग्रेस का अल्टरनेटिव बने। और उस वक्त जिस तरह की बातें हुई थी वो मैं बार बार कई बार दोहरा चुका हूँ कि बॉम्बे के अधिवेशन में अब्दुल करीम छागला जब सदारत कर रहे थे तो किस तरीके से उन्होंने कहा था कि अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का विकल्प पैदा हो गया है। लेकिन जैसे ही इनकी पराजय हुई और जब लोकसभा में 2 ही लोग रह गए तो उन्होंने वापस वही सारा एजेंडा अडॉप्ट कर लिया। बाबरी मस्जिद का, 370 का, आस्थाओं वाले सवाल सारे पैदा कर लिए। तो ये तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ऐसा जैसा अब नज़र आता है वैसा था, बहुत बदला हुआ था। उसमें सिकंदर बख्श जैसे लोग भी थे भारतीय जनता पार्टी में। उसमें तो कई कलर्स नज़र आते थे, वो धीरे धीरे कलर्स ख़त्म किए। और उसके बाद 2002 में जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक लैब चीफ मिनिस्टर बने, और जब एक लैब में इस्टेब्लिश हो गया कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका इनको मिल गया, जब 2014 में इनको प्रधानमंत्री के पद के लिए अडवाणी जी का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिल गया। ये कथा है, इतिहास है, इसमें इसको लेकर के ज़्यादा कुछ है नहीं। और जिन लोगों को इन्होंने अपने आसपास में इकट्ठा किया है उनकी अकल का नमूना तो आपने अभी पेश किया ही है। आप बता ही रहे हैं कि वो रंग क्या नाम है उसका, नाम जो भी कुछ है, कंगना रनौत क्या बोलती हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, और जो विदेश मंत्री विदेश सचिव रहे वो क्या बोलते हैं। मतलब इतिहास का ज्ञान नहीं है। और साथ साथ में एक सोवरेन कंट्री के साथ में कैसे संबंध, कैसे संबोधित किया जाना चाहिए, कैसे बात की जानी है, उसका तमीज़ नहीं है। ऐसे लोग जो देश में ऐसी जगह बैठी हैं जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता है या जिनको गृह मंत्री कहा जाता है, अगर वो ऐसी भाषा बोलेंगे तो ये तो कोई पॉलिटिकल भाषा नहीं हुई, या ये तो बड़ा दादागिरी वाला सिलसिला हो गया कि आप तत्काल अभी आप नाराज़ हुए और खट से पाकिस्तान क्रॉस करके सब। ये भुट्टो की याद आती है मुझे, जैसे भुट्टो बोला करते थे हिंदुस्तान के लिए, उस तरीके से आजकल हमारे यहाँ से बोला जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की जो समझ है वो बहुत गहरी रही है। हमारी विदेश नीति पूरी दुनिया में तारीफ का काबिल रही है और उसके रचयिता थे जवाहरलाल नेहरू।
नॉन अलाइंड कंट्रीज वाला जो सिलसिला था, तीसरी दुनिया के आज़ाद मुल्कों को साथ लेकर के, और जो दोनों कैंप थे, सोशलिस्ट कैंप और कैपिटलिस्ट कैंप, उनके दबावों से मुक्त करके और एक विकास के रास्ते पे ले जाने का सिलसिला पंडित नेहरू ने क्रिएट किया। ये लोग क्या बात करते हैं, ये लोग बेसिक्स नहीं जानते हैं। बेसिक्स जो होना चाहिए, जो हम लोग 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ लेते थे, उनका भी पता नहीं है। और जिस तरीके से बोलते हैं उससे अभी भी बोल रहे हैं कि 70 के आर पार, 400 के आर पार। अरे आपने सारी चीज़ों का एग्जामिन कर लिया, आपने सारे इंस्टीट्यूशन से सारा पता कर लिया कि कैसे कैसे हालात हैं और क्या कुछ हैं, और इसलिए आप कुछ और अजीब किस्म की बातें करने लगे। उसी अडानी और अंबानी को लेकर के बोल रहे हैं, और टेम्पो ट्रक, उससे ट्रक से क्या कुछ, टेम्पो से ही, ऑटो रिक्शा से पैसे भिजवा रहे हैं। मतलब उसमें भी कहीं कोई ये नहीं कि सब ट्रक से भिजवा रहे हैं या बस से भिजवा रहे हैं या किसी और से। तो इस तरह की भाषा इनकी आदत में शुमार है। अब जो कुछ लग रहा है, अब बताइए, कल बोल रहे हैं पटना के अंदर कि साहब देखिए, इन मुंगेरी डाल के सपने देखिए कि ये क्या 5-5 प्रधानमंत्री बनाएंगे एक बार में आने के बाद में। तो ये क्या भाषा बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं? और लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं क्या कि ये बोल रहे हैं और मान लेंगे? इनको पता नहीं कि UPA 1 क्या था, इनको पता नहीं है UPA 2 क्या था, इनको पता नहीं है जनता पार्टी का रचना कैसे हुई थी, 77 के अंदर कैसे शासन चला था, ये सब पता नहीं है, 89 का पता नहीं है। तो ये कैसी बात बोल रहे हैं कि 5 प्रधानमंत्री होंगे, और होंगे तो डेमोक्रेसी में होंगे, डिक्टेटरशिप में तो नहीं होंगे, इस तरीके से तो नहीं होंगे जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि जैसा ये चाहते हैं वैसा हो जाए। 400 के आर पार होने के बाद में तो संविधान का जो सिलसिला होगा वो समझ सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं कि ऐसे लोग जो इतने विद्वान हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि रंगना क्या कहते हैं, राणौत जो जैसी तो फिर संविधान रचयिता होंगी, वो बताएंगे 70 साल के बाद में पहली बार आज़ादी मिली है, 2014 में, वरना आज़ादी ही नहीं मिली थी। और संविधान में तो पहले से तय किया हुआ है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये बड़ी मजाक है। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह का दृश्य बना है, अब उसके बाद में कुछ बचा नहीं है कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस के सहयोग के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही लाचार नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की भाषा वो बोलने लगे हैं। और गृह मंत्री जैसे मुझे जॉर्ज ऑरवेल का एक कैरेक्टर याद आता है, उनका एनिमल फॉर्म में एक कैरेक्टर था, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जो अब आंखें नचा नचा के और हाथ हिला हिला के बहुत कुछ बोलता था। ये 61 में पढ़ी थी जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म, तो अभी उतना याद नहीं है, लेकिन वैसा कैरेक्टर है जो गृह मंत्री जी जिस तरह से वो करते हैं। वो लगता है कि जैसे जॉर्ज ऑरवेल के उस कैरेक्टर को लेकर के और हमारे प्रधानमंत्री की मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे लगता है ये है कि विदाई तो आपने पिछले हफ्ते दे दी थी, अब तो विदाई के साथ में अब आपको ये देखना है कि सचमुच में इंडिया गठबंधन के सामने क्या समस्याएं आएंगी। और ये तो तय है, जिस तरीके से वसुंधरा को हमारे यहाँ से बेकदर किया है, उनको जिस तरीके से हाशिए पे बिठाया है, शिवराज चौहान चाहे कितना ही बोलते रहे, लेकिन दर्द उनके दिल में भी उठ रहा है। उधर गडकरी भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, दूसरे लोग हैं ऐसे जो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। ये आश्चर्यजनक बात है। कह कर के और लोग, उमा भारती को देखा हमने कितने नाराज होकर निकली थी और कैसे कैसे कर गई थी एक ज़माने में, अडवाणी जी के वक्त में, अटल जी के वक्त में सब सिलसिले हुए थे। लेकिन अब तो कुछ बोलते नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या या बिल्कुल ही ऐसे लोगों को इन्होंने आगे बढ़ा करके और सारी कमान सौंप दी जिनके पास में भारतीय जनता पार्टी का भी वो इतिहास नहीं है, वो स्थापना का जो घोषणा पत्र है वो नहीं है, और वो जो कुछ मोदी जी या अमित शाह साहब बोलते हैं उसी के माध्यम से आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि राजस्थान में निश्चित रूप से इस इलेक्शन के बाद में जो सिफर पे चल रहा था, वो जो मेरा ख्याल है कि अब तो दहाई में बहुत आगे बढ़ गया है, कह नहीं सकते। लोग ऐतराज़ कर रहे थे उस वक्त जब बोलने लगे थे, तो कहने लगे क्या मोदी जी के आगे क्या कुछ दहाई लगे यहाँ। तो हमने कहा था हाँ, दहाई का तो अंदाज़ लगता है, क्योंकि लोगों की जो अपने वैल्यू सिस्टम को इन्होंने इतना डिस्टर्ब किया है, और साथ साथ में लोगों की आवाज़ को इतना दबाया है, क्योंकि उनका समझने के लिए कोई जरिया नहीं है। जो कुछ मताधिकार प्रयोग के माध्यम से और राजनीति शास्त्र में और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिस तरीके से स्टडी करते थे या साइकोलॉजिस्ट करते थे, वो वैल्यू सिस्टम इतना डिस्टर्ब हो गया है कि आप कुछ कह नहीं सकते। इसलिए एक ही बयान नज़र आता है, वो ये कि जनता एक तरफ
शासन है, एक तरफ जनता है। इंडिया गठबंधन तो माध्यम मात्र है जो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जी।